लास्ट क्लास हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म और ऑर्थोगोनल फॉर्म तक पढ़ लिए थे। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्टरी क्लास था इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि थ्योरेटिकल बेस बनाना था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को भी कवर करें और टाइप ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये सब को भी कवर करेंगे। एनीवे शुरू करते हैं पहले हम टाइप ऑफ वेक्टर्स से। जो जो चीज़ें चाहिए उतना खाली करेंगे, बाकी सब चीज़ नहीं करेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर्स, ये नहीं कि वेक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, उनको नेमिंग किया जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। कोई वेक्टर अगर अलोंग द रेडियस एक्ट कर रहा है उसको रेडियल वेक्टर बोलते हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। कोई एंगुलर वेलोसिटी या टॉर्क वो अलोंग द एक्सिस एक्ट करते हैं, कोई चीज़ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में होता है, और टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी ये सब इस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, नाम ऐसे ही पता चल जाता है ना। अच्छा, याद रखना पहला है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, जो हमारे बड़े काम का है। पोजीशन वेक्टर, वी आर नॉट राइटिंग डेफिनेशन नॉर वी आर राइटिंग एनी नोट्स, क्योंकि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें समझना है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बी और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई और x1 y1 ऐसे करते हैं। लेट अस मेक इट x1, y1। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का मतलब होता है यू हैव टू ड्रॉ ए वेक्टर from origin to this. The displacement of point B from the origin gives you the position vector. कभी कभार position vector with respect to some point बोलेगा तो that point must be mentioned. Position vector of this point with respect to a point 2, 3, मतलब 2, 3 से जोड़ना है। वो आएगा कंसेप्ट कब, जब हम रिलेटिव मोशन को पढ़ेंगे। तो ये जो वेक्टर बन गया ओरिजिन से बी को जोड़े, जो एरो मार्क बन गया उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, लिखते हैं ऐसे। तो क्लियरली दिख रहा है कि पोजीशन ऑफ वेक्टर बी का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ द पॉइंट x1, y1। ये वेक्टर है, क्या है इसका x कंपोनेंट कितना होगा। सिंपल देख रहा है कि इसका एक कंपोनेंट होगा x1 और y कंपोनेंट होगा y1, है कि नहीं। तो अगर ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं इट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बड़ी काम की चीज है, बड़ी काम की चीज है। ये कभी कभार मदद करता है। अगर कोई वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए दिया गया, कहा गया कि ड्रॉ ए वेक्टर, कौन सा a, क्या है वेक्टर, इट इज 3i कैप माइनस 4j कैप। ये वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाओ। ड्रॉ करके दिखाने के लिए कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ड्रॉ कर पाओगे तो काफी जगह आपको एंगल वगैरह दिखने लगेगा, इसीलिए ड्रॉ करने के तरीका बता रहे। अगर हम कहेंगे ये वेक्टर को ड्रॉ करना है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर a इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 3, -4। देखो x1 y1 का पोजीशन वेक्टर क्या होता था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सो 3, -4 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3i कैप माइनस 4j कैप। अब वेक्टर a इसकी बराबर है तो ड्रॉ करना तो काफी आसान है। जस्ट लोकेट द पॉइंट 3, -4। 3, -4 मतलब x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट इज -4, मींस हियर 3, -4 इज द पॉइंट हियर। ये पॉइंट को हमें लोकेट करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, एंड दैट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर a। तो हम क्या किए यहाँ से, वी टेक दिस वेक्टर एज वेक्टर a, क्योंकि वेक्टर a कौन सा है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3, -4। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। चलिए पोजीशन वेक्टर हम लोग देख लिए, चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्शन, लाइंस ऑफ एक्शन आर पैरेलल। मतलब क्या है, लाइंस ऑफ एक्शन आर पैरेलल। पहले समझे ग्राफिकली। सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ये तीसरा वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है।
लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये पहला वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ये, और दूसरा वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन मतलब कौन सा लाइन में ये एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। द लाइन ऑफ एक्शन, ध्यान रहे वर्डिंग के साथ, लाइन ऑफ एक्शन मतलब कौन सा लाइन में ये एक्ट कर रहा है, दैट लाइन। अगर दिस लाइंस आर पैरेलल तो हम कहेंगे दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, आप कहोगे तीनों लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल तो आप कहोगे दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आया? दूसरी चीज हमें ये समझ में आया कि द एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो सकता है। एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर्स क्या क्या हो सकता है? कैन बी थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया 0, तो हम कहेंगे दे आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर थीटा कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, देखो पहला वाला और आखिरी वाला इन दोनों के बीच में ये ऐसा है, ये ऐसा है, 180 डिग्री हुआ तो उनको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा, अकॉर्डिंगली दे विल बी कॉल्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे? जिनकी लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल। लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल, वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना, वेक्टर पैरेलल होना अलग अलग चीजें। वेक्टर पैरेलल कब कहेंगे? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। एंटी पैरेलल कब कहेंगे? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लेकिन दोनों ही केस में दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक चीज सामने आ रहा है जो हम नोट कर सकते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बुक वगैरह में दिया नहीं रहता है, तो करने में थोड़ा कभी कभार हमें दिक्कत हो जाता है यूज करने में। तो वो चीज ये है कि अगर दो वेक्टर हमें ड्रॉ करके दिखाया गया है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं, लेकिन ड्रॉ नहीं किया है, खाली वैल्यूज में दे दिया, ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिया कि एक वेक्टर दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप। बताओ कोलिनियर है कि नहीं? तो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ करना तो आता है, तो ऐसे ही करके दो वेक्टर को ड्रॉ कर लोगे, देखोगे सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है एंटी पैरेलल है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है तो कोलिनियर है। लेकिन ये तब हो सकता है जब ये 2 डायमेंशन में होगा। 3, 4 दिया है तो आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करके देख सकते हो। मान लो कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, अब जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप बोर्ड पे ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते, जबकि वो वेक्टर क्या होगा मालूम है, क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब ऐसा दो वेक्टर कोलिनियर के है कि नहीं ड्रॉ करके तो देख नहीं सकते। सो वी शैल हैव ए जनरलाइज्ड प्रिंसिपल पता करने के लिए कि वो कोलिनियर है कि नहीं। कैसे पता करेंगे? इफ वेक्टर a इज इक्वल टू axi कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू bxi कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ऐसा अगर है bz k कैप, ऐसा अगर दो वेक्टर हमें दिया गया है तो ये दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं पता कैसे करेंगे? और अगर कोलिनियर है तो फिर तो या तो पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल होगी, क्योंकि कोलिनियरिटी के केस में एंगल या तो 0 होता है या फिर 180 होता है। तो ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है कैसे पता करेंगे? तरीका है, देन वेक्टर a is collinear with vector b if ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हम कहेंगे ये कोलिनियर है, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल है। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? ठीक है, तो ये दो वेक्टर कोलिनियर है जानने का कंडीशन क्या हो गया कि ये x by bx
इज इक्वल टू AY बाई BY इज इक्वल टू AZ बाई BZ होना जरूरी है। और साथ साथ जब ये रेशियो निकालेंगे कुछ तो एक वैल्यू निकलेगा, कॉल इट K। सपोज अगर K पॉजिटिव हुआ तो A इज पैरेलल टू B, और K अगर नेगेटिव हुआ A इज एंटी पैरेलल टू B। ध्यान रखें कि अगर K पॉजिटिव हुआ तो A इज पैरेलल टू B, और K अगर एंटी पैरेलल हुआ, सॉरी K इज नेगेटिव हुआ तो A इज एंटी पैरेलल टू B। If K is negative, vector A is anti-parallel to B। लगे हाथ एक छोटा सा चीज करते हुए आगे बढ़ेंगे। सपोज आपको दिया गया है कि वेक्टर A इज इक्वल टू 2ik प्लस 3j माइनस 4k, वेक्टर B इज इक्वल टू -2 माइनस 4ik प्लस 6j प्लस 8k। बताओ ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं? ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं? चेक करो तो देखो तो यहाँ पर ax बाई bx इज 2 बाई -4, कितना आ रहा है? 2 बाई -4 इज -1/2। अच्छा a बाई by कितना आ रहा है? हाँ, ax बाई bx इज 2 बाई -4 इज -1/2, ay बाई by इज 3/6 इज 1/2। और आगे क्यों निकाले? तीनों बराबर होना था, ये बराबर नहीं हो रहे, तो a एंड b आर नॉन लीनियर, क्योंकि ax बाई bx इज इक्वल टू a बाई by इज इक्वल टू az बाई bz होना चाहिए, है ना? ये तीनों होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोज मैं अब केस बदल देता हूं। सपोज आई टेक द सेम केस अगेन एंड व्हाट I do here something minus। एग्जाम्पल में बताओ A और B कोलिनियर है कि नहीं? अब कहेंगे यस, ax बाई bx कितना हुआ? 2 बाई -4 इज -1/2, और a बाई by ये भी तो वही हो रहा है, a बाई by इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2, 3 बाई -6। az बाई bz वो सारे भी तो वही -1/2 हो रहे हैं, मतलब a एंड b आर कोलिनियर। कोलिनियर पता चल गया है। अब कोलिनियर है तो फिर तो आपको पता करना पड़ेगा वो पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, क्योंकि रेशियो इज इक्वल टू ए नेगेटिव क्वांटिटी। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, दिस होल थिंग इज कमिंग आउट टू बी -1/2। नेगेटिव है, कोलिनियर एंड बी आर कोलिनियर एंड एंटी पैरेलल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, यू आर क्वाइट नाइसली रिस्पॉन्डिंग। वो जरूरी है रिस्पॉन्ड करना, ठीक। बढ़िया, कोलिनियरिटी भी टेस्ट हो गया। फिर देखते हैं यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? इसको ए कैप करके लिखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसे, ये नाम है वेक्टर एफ, कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है। एफ का यूनिट वेक्टर, एफ का यूनिट वेक्टर मतलब आपको ढूंढ के निकालना है एक दूसरा वेक्टर जो एफ के डायरेक्शन में तो होगा, लेकिन लेंथ कितना होगा? लेंथ होगा ओनली 1, लेंथ है ओनली 1, तो इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? होता है 1, किसी भी वेक्टर का। समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर क्या? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। ये जो ए कैप लिखे इसको और बढ़िया से लिखे तो थोड़ा रिमार्क करने के लिए कि ये एफ का यूनिट वेक्टर है, वी राइट ए एफ कैप, मतलब एफ का यूनिट वेक्टर इज का मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक
सपोज हम कहेंगे कि ये वेक्टर f जो है उसका लेंथ मान लो 3 है। कितना है? 3 है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ऐसा कितना ठो वेक्टर को जोड़ने से वेक्टर f बनेगा? ऑब्वियसली 3, क्योंकि ये हर एक का लेंथ 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो हम कह सकते हैं इन दैट केस अगर वेक्टर f का मैग्नीट्यूड 3 है तो हम कह सकते हैं वेक्टर f इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ f, ऐसे लिख सकते हैं। अगर वेक्टर f का मैग्नीट्यूड 4 है तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स, 5 है तो 5 टाइम्स। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f। याद रहे किसी भी एक वेक्टर को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। Any vector f can be written as कोई वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इससे ये पता चलता है कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो मैं लिखने में गड़बड़ किया हूँ, यहाँ पर f का मैग्नीट्यूड लिख दिया हूँ। एनी वेक्टर f कैन बी रिटन एज वेक्टर f इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू दिस। क्या मेरा स्पीड आपके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है? यस सर। थोड़ा स्लो हो जाए कि थोड़ा फास्ट हो जाए? ठीक है सर। तो फिर तो वो क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का बड़ा मजा आता है। अब गुपचुप खाते होगे, उसका स्पीड अगर देने वाले का स्पीड अगर खाने वाले का स्पीड से ज्यादा या कम हो गया तो बेकार हो जाता है कि नहीं, मजा नहीं आता। इतना जल्दी जल्दी खिलाता है कि हम लोग खा नहीं पाते, और कभी कभार इतना स्लो देता है कि बेचारा हाथ बंद हो जाता है। एनीवे, तो देखो यहाँ पर जो वेक्टर f है, एनी वेक्टर f कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। तो यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे? फिगर को ही देखो, यूनिट वेक्टर को लिखेंगे इट इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना काफी आसान है। ठीक है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना काफी आसान है। बढ़िया। आई वांट टू प्रिसाइज थिंग्स सो दैट यू कैन मेक क्विक रिविजन्स। बहुत ऐसे टाइप का नहीं लिखना है। इससे ये पता चलता है, लगे हाथ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि सपोज हम कहेंगे कि कोई वेक्टर f दिया है 3ik प्लस 4j, मतलब ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f क्या हो जाएगा? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? 3ik प्लस 4j, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आप जानते हो कोई वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया रहता है उसका मैग्नीट्यूड होता है fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर होल डबल। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल डबल विच इज 5। सो इट कम्स आउट टू बी 3/5ik 4/5jk। अगर वो ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया रहता 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk, तब भी क्या फर्क पड़ता है? लिखते 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट। बात हुई था, तरीका वही है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज समझ में आ रहा है। ये जो ik jk ये kk ये क्या था? आर यूनिट वेक्टर्स, दे आर इंडिकेटिव ऑफ डायरेक्शंस along positive x y z एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर से उनको i कैप j कैप k कैप कहते थे। अभी तक हम लोग i कैप को क्या बोलते थे? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है? i कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। एनीवे, दूसरा चीज ये हुआ कि सोचो कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। सपोज ये है वेक्टर a और b वेक्टर है ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बराबर है, ये दोनों पैरेलल है। अब a के डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे तो ऐसे करेंगे, छोटा सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो भी ऐसा ही। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर को देखो, पहला वाला क्या है? a क्या, ये वाला क्या है? a b क्या। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये b के डायरेक्शन में ही, ये a के डायरेक्शन में है, और a और b सेम डायरेक्शन में है। तो a b कैप a कैप में क्या हुआ?
दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन बराबर है, तो A पैरेलल टू B विल इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ B। तो दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं है वो इससे भी पता चलता है। दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, बराबर आ गया तो आपको हो गया हाँ ये तो पैरेलल है। अगर A और B एंटी पैरेलल होंगे तो, अगर A और B एंटी पैरेलल होंगे तो क्या इतना इमेजिन कर सकते हो क्या होगा कंडीशन? यस, इफ A इज एंटी पैरेलल विथ B, A B के साथ एंटी पैरेलल है विथ B, तो क्या होगा दोनों का यूनिट वेक्टर में रिलेशन, दोनों का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे, तो आप कह सकते हो A कैप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AB कैप। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो उनका यूनिट वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, इसमें दोबारा सोचने लायक कुछ चीज है ही नहीं। तो आप कहोगे देयर यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल टू एंड अपोजिट टू ईच अदर। द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। व्हाई? बिकॉज़ दे आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है ना? If the unit vector of action on a body is 3i cap plus 4j cap, what is the unit vector of reaction? You will say minus 3i cap minus 4j cap. क्वेश्चन कुछ भी घूम के आ सकता है, बट आपको कुछ चीजें समझ में आना चाहिए। The unit vector in the direction of centripetal force is this. What is the unit vector in the direction of centrifugal force? तो centripetal force की डायरेक्शन में जो दिया उसका उल्टा करना है। समझ में आ रहा है? Yes. A body is rotating in a circular path. Unit vector along angular velocity is given. If the body is under acceleration, what is the direction or unit vector in the direction of angular acceleration? और रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसका यूनिट वेक्टर जैसा होगा उसका भी यूनिट वेक्टर वैसे ही होगा, है ना? दोनों के यूनिट वेक्टर बराबर होंगे क्योंकि दे आर इन द सेम डायरेक्शन। खैर चीजों को यूज करने के लिए नौबत बहुत जगह आएगा आगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना था और रख लिए। Let me give you a small question on this and we will proceed. Given vector A is equal to say something like 3i cap plus 4j cap plus 5 root 3 k cap, 5 root 3 k cap। वेक्टर B इज इक्वल टू दिया है समथिंग लाइक 6i cap माइनस 6j cap प्लस 3k cap। Find vector C if direction of C is same as vector A and magnitude of C is same as vector B, same as, ऐसा करके दिया है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि C क्या वेक्टर पूछा है, C वेक्टर क्या है बताओ, जिसका डायरेक्शन A के साथ बराबर है और मैग्नीट्यूड B के साथ बराबर है। You clearly see A and B are two different vectors, है ना? हमें तो यूनिट वेक्टर C का पूछा है, वेक्टर C पूछा है, दिया C का डायरेक्शन A का डायरेक्शन के साथ बराबर है और हमें मालूम है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ C है, इसे मैच डायरेक्शन ऑफ A, इससे क्या पता चलता है C और A आर पैरेलल। मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ C
इज सेम एज यूनिट वेक्टर ऑफ ए, है कि नहीं? सी का यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर के बराबर है, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं देयर यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, है ना? अच्छा, अब एसी कैप कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए कैप कैसे निकालते हैं? इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ और इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। खत्म। लेकिन दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज सेम एज बी, और क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां से हम क्या पता कर सकते हैं? यहां से पता कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो गया सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल डबल। इज इट कमिंग 9? यस सर। यस। तो अब हमें चाहिए था सी का वैल्यू, और यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए भी मालूम है, ठीक है? ए का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम। इट इज कमिंग आउट विद 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर 10, ठीक है? वैल्यू लिख देते हैं। अगेन ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए का मैग्नीट्यूड इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर होल डबल, निकालो आएगा 10। ए का मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है? ए का मैग्नीट्यूड 10 है, तो ठीक है। सी का वैल्यू निकालना था वेक्टर। अब सी वेक्टर को इधर ले लो, सी का मैग्नीट्यूड को इधर ले लो। मैग्नीट्यूड कितना था सी का? सी का मैग्नीट्यूड था 9। सी का मैग्नीट्यूड था 9, ठीक है? सी का मैग्नीट्यूड था 9, तो सी को इधर ले आओ। 9 बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है 10 इंटू वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या था? 3i के प्लस 4j के प्लस 5 रूट 3 के। क्या ये टिपिकल क्वेश्चन आप लोग कर पाए? यस सर। यस। तकलीफ नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। डोंट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज। व्हेन वी रन इन सेम फेज देन ओनली थिंग्स विल एक्सीलरेट। पढ़ोगे फेज क्या है, उसके लिए क्या है कि योर वेवलेंथ, योर फ्रीक्वेंसी, माय वेवलेंथ, माय फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ योर्स। दोनों का बराबर होना जरूरी है। एंड दे मस्ट बी इन सेम फेज। बराबर होने से नहीं होगा, आगे पीछे हो जाएंगे तो कोई कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठिकाना नहीं रहेगा। तो डिपेंड करता है। और अगर दोनों बराबर फेज में रहे, अगर आपका इंटेंसिटी आई है, मेरा इंटेंसिटी आई है, तो शायद अफसर बताएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा। कितना होगा रे अफसर? 4i। सोचो, तुम्हारा आई है, हमारा आई है, मिलेंगे आई 2i नहीं होगा, हो जाएगा 4i। कैसे होगा? पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। सो वी मस्ट गो इन सेम फेज, ये बहुत जरूरी है। दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए। द मेथड ऑफ equalizing the frequency is called synchronization. So we must synchronize each other कि सेम फ्रीक्वेंसी में चलेंगे। anyway, ये बन गया। यूनिट वेक्टर भी देख लिए हम लोग, और देख लिए पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बस बाकी और कोई चीजों की जरूरत नहीं जानने का। चलिए अब देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो आप लोगों को आता है। मेरा काम ही पूरा करना, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को देखेंगे। इसमें पहले कुछ चीजें हम देखेंगे। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ये है ए, ये है बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, लेकिन फिगर में दिया है कि ये एंगल है 30 डिग्री। तो आप कहोगे थीटा कितना हो गया? थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री। हाँ सर, इसमें नई चीज क्या है? सबको आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता है। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर।
किसी एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे के हेड डायरेक्शन में आओ, जो एंगल मिलेगा वो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक वेक्टर है ए और ये है कोई दूसरा वेक्टर बी, और दिया है कि ये एंगल सपोज समथिंग लाइक 100 डिग्री है। तो वेक्टर ए और बी के बीच में क्या एंगल है कोई अगर पूछेगा तो आप कहोगे ए का हेड डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, बी का हेड डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस। किसी एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरी वेक्टर की हेड डायरेक्शन में आएंगे, किसी एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरी वेक्टर की हेड डायरेक्शन में आएंगे, तो हमें ये एंगल दिखेगा। सो दैट इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये 100 है तो ये भी तो 100 है, तो आप कहोगे थीटा इज 100 डिग्री। हाँ सर, ये सब भी हमें आता है। सॉरी 100 प्रिंटिंग मिस्टेक है, 100 बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ 180, तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक तो रहता ही है। ये कितना 100। अब आपकी काम है बताना कि सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर ऐसा है और कोई एक दूसरा वेक्टर दिखने में सपोज हम कहेंगे कि वो ऐसा है। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये एंगल दिया है समथिंग लाइक से 120 डिग्री। क्या बता सकते हो व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री। बस आपको आता है, अच्छा लगा। अब आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ये एंगल है 60 डिग्री, ये ही है थीटा। हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन जा रहा है। दूसरा हुआ, जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं ध्यान रखेंगे कि दोनों की दोनों वेक्टर है, किसी वेक्टर के साथ स्केलर को आप जोड़ नहीं सकते। दूसरा हुआ कि वेक्टर दो जोड़ेंगे तो उनका यूनिट बराबर होना जरूरी है। यू कैन नॉट एड मीटर पर सेकेंड विथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। तीसरा हुआ कि यूनिट बराबर होने से भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट एड स्पीड विथ वेलोसिटी दो दे आर हैविंग सेम यूनिट। नो, यूनिट सेम होने से भी दोनों को जोड़ नहीं सकते क्योंकि उनमें से एक वेक्टर है, एक स्केलर है। वो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन डालते हैं, वो डाल देंगे ना, एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज विथ सेम यूनिट कैन बी एडेड। नो, क्यों? हो सकता है कि दोनों में से एक वेक्टर है, एक स्केलर है। समझ में आ रहा है ना? घुमाने के लिए कुछ भी घुमा देंगे, आपको अलर्ट रहना चाहिए। इधर ऑफ देम मस्ट बी वेक्टर्स और स्केलर्स, है ना। एक वेक्टर एक स्केलर होने से नहीं चलेगा, दोनों का यूनिट भी बराबर होना जरूरी है। एडिशनल वेक्टर में पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ आप अपने रंग रूप में देखे हो, हमारे तरीके से थोड़ा देखेंगे। अगर ये है वेक्टर ए और इसके साथ हमें वेक्टर बी को जोड़ना है तो हमें क्या करना है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि पहले किसी एक वेक्टर को ए या बी किसी को भी पहले ले आए ए, उसके साथ बी को ऑर्डर में ले लो, मतलब बी को ऑर्डर में ले लो, मतलब बी को उठा के लाओ, बी का टेल को ए का हेड पे रखो। ये हो गया बी का टेल जो बी का ए का हेड पे आया। अब फ्रॉम द टेल ऑफ ए, कहां से? फ्रॉम द टेल ऑफ ए, पहला वेक्टर का टेल से दूसरी वेक्टर की हेड पर एक वेक्टर ड्रॉ करो, उसको कहो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। डेफिनेशन को भूल जाओ, स्कूल वाले जो पहले थे। क्या करना है? पहला वेक्टर उसके साथ ऑर्डर में दूसरा वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, ये याद रखना है। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा यहाँ पे बना है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितना है? मैग्नीट्यूड इज लेंथ, डायरेक्शन इज दिस। समझ में आ रहा ना? दो वेक्टर का जोड़ने का यही है तरीका, इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ। इससे जो चीज सामने आता है वो पहला है, पहला चीज जो सामने आता है जो हमें याद रखना जरूरी है कि रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये याद रखना है। आर स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर में ए नहीं बोलूंगा, एंड ends at head of second vector, ends at the head of second vector। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। रिजल्टेंट पहला वेक्टर का टेल से शुरू होगा, दूसरा वेक्टर का हेड पे खत्म होगा,
और बाकी जो पहला दूसरा दोनों वेक्टर को ऑर्डर में लेना है। सर पहले ए लेना है कि पहले बी लेना है, किसी को भी आगे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि ये आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। हम जानते हैं कि इस फिगर में हमारा ए और बी के बीच में जो एंगल दिखा रहे हैं हम, बताओ यहाँ पर ए और बी के बीच में एंगल इज मोर देन 90 और लेस देन 90? लेस देन 90, क्योंकि हेड डायरेक्शन से हेड डायरेक्शन में मेजर करते हैं ना। ये एंगल ए का हेड डायरेक्शन से बी का हेड डायरेक्शन, सो दिस एंगल इज थीटा। क्लियरली दिख रहा है कि रिजल्टेंट सबसे ज्यादा कब होगा, थीटा 0 होगा कि थीटा 180 होगा। सोचो तो, थीटा को 0 करेंगे, यहां से शुरू होगा, बी का हेड पे खत्म होगा। बी को कैसे रखेंगे कि यहां से बी का हेड तक का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली एंगल क्या होने से, बताओ, एंगल को अगर 90 कर देंगे, समझाने की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे, नहीं तो सारा जो क्लास 11 वाला कंसेप्ट अगर याद रखने की कोशिश करोगे ना, हो सकता है कि इट विल किल योर टाइम। अगर बी को ऐसे रखने की बजाय मैं ऐसे रख देता हूं, क्या a प्लस बी ज्यादा लेंथ का होगा? नहीं होगा। बी को अगर मैं ऐसे रखने की बजाय ऐसे रख लेता हूं, तो क्या a प्लस बी का लेंथ सबसे ज्यादा नहीं होगा? होगा। इसका मतलब a प्लस बी सबसे ज्यादा कब होगा? when थीटा इज 0। नहीं, when थीटा इज 0, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। थीटा इज 0 मतलब b कुछ ऐसे हो जाएगा, a हो गया ऐसे, b भी हो गया ऐसे, a प्लस बी हो गया ऐसे। ये a है, ये b है। नहीं, a प्लस बी मतलब r, मतलब r कब मैक्सिमम होता है? when angle between a and b is 0। तो r is magnitude of r is maximum when angle between a and b is 0। when angle between a and b is 0। and what is the maximum value of r? आपको क्या दिख रहा है? r का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? a प्लस b। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। घुमाने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, अब ध्यान से देखना इस चीज को। r का मैक्सिमम वैल्यू हुआ ये। अब लगे हाथ आप बता सकते हो पक्का कि r का वैल्यू मिनिमम कब होगा? थीटा क्या होने से r का वैल्यू मिनिमम होगा? यस। वो पुराने वाले प्लस 2 वाले पढ़ाई भूल जाओ, अभी हमें फटाफट करना है काम, हमें विजुअलाइज करके काम निकालना है। तो सिमिलरली हम कहेंगे r is minimum when थीटा इज 180। और क्या आप r का मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हो? यस, a और b में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़े से छोटे को माइनस कर दो। ये साइन का मतलब डिफरेंस बिटवीन a एंड b। अंडरस्टूड? चलिए, ये होगी आपका r का मिनिमम वैल्यू। तो ये दोनों स्टेटमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला? कि जो हमारा r है वो r सबसे ज्यादा हो सकता है a प्लस बी, सबसे कम हो सकता है a माइनस बी। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b से बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी एंड लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। ये सारा स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करने वाले हैं। आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा ये हर एक स्टेटमेंट कैसे काम में लगता है। ट्रायंगल लॉ में मैं चाहूंगा कि और एक चीज को याद रखो, एक चीज को, वो ये है जो आपकी बड़ी काम में लगेगा। तीसरा चीज ये है कि अगर हमें दिया है कि a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, तो पर अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा के लिए r का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको याद रखना है। थीटा अगर 0 हुआ, थीटा अगर 60 हुआ, थीटा अगर 90 हुआ,
थीटा अगर 120 हुआ, थीटा अगर 180 हुआ। आर का वैल्यू थीटा 0 है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड k है, क्या फटाफट बता सकते हो क्या होगा ये? हाँ, तो ये हो जाएगा 2k। मैं यहाँ पर एक चीज, छोटा सा चीज मेरे से स्किप हो गया, बताना चाहूंगा कि हमें अगर r का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए कहा गया, हम ड्रॉ करके ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा एग्जैक्टली बताओ न्यूमेरिकली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो उसको हम कुछ दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। यू नो द फॉर्मूला, मैं लिख दूंगा। If theta is angle between vector A and vector B, then R जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपको सबको मालूम है। इट इज ए स्क्वायर, हाँ बोलिए, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको मालूम है, बस मेरे को लिखना था नोट्स कंप्लीट करने के लिए, वो लिख दिए। बड़े बच्चे हो भाई, हम जानते हैं हाउ टू डिलीव। अब अगर ये टेबल को याद रखोगे, थीटा अगर 0 होगा, ए और बी सेम डायरेक्शन में होगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी, हो जाएगा 2k। थीटा अगर 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री डालो, ए और बी दोनों की जगह वैल्यू k डालो, निकालो, ये मिलेगा √3k। 90 डिग्री होगा तो cos 90 होता है 0, ये मिलेगा √2k। 120 डिग्री होगा, cos 120 होता है -1/2, तो ये बन जाएगा अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी k। और 180 डिग्री होगा तो हो जाएगा 0। अक्सर वो लोग जब न्यूमेरिकल्स देंगे, वो चाहेंगे कि आप इस फॉर्मूला को यूज करो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि वो वैल्यूज ऐसे दिए रहेंगे 0, 60, 90, 120 एंड 180। तो सीधे सीधे आपको वैल्यूज समझ में आ जाना चाहिए। आप ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे, यू मे टेक मोर देन 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, तो समय की कमी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर A is equal to B is equal to K, the different values of R are given by 2K, √3K, √2K, K and 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अंडरस्टूड। हो गया, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज। अब एंगल ट्रायंगल लॉ के बारे में हम लोग जान लिए। जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होता है, वी फर्स्ट टेक वन वेक्टर, देन यू टेक द सेकेंड वेक्टर इन ऑर्डर। रिजल्टेंट निकालना होता है तो यू ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। रिजल्टेंट कितना लंबा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जानने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और दीज आर द डिफरेंट स्पेसिफिक वैल्यू जिसके लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है। और याद रखना है कि रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आर है, इट लाइज बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मिनिमम वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सबसे यूजफुल स्टेटमेंट हो गया ये वाला, तो आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा और बता दें आपको। पैरेललोग्राम, ये क्या है? ये ट्रायंगल लॉ का ही घुमा फिरा के समझने वाली बात हुआ। जैसे अगर आपको हम कहेंगे कि ये है वेक्टर A और इस वेक्टर के साथ हमें वेक्टर B को जोड़ना है, तो आप जानते हो कि A के साथ B को जोड़ो, B के साथ A को जोड़ो, बात बराबर है। आप कहोगे A ऑर्डर में ले लिए B, ऑर्डर में ले लिए B, तो B को यहाँ से उठाया और लाके यहाँ पे जोड़ दिया, ये बन गया आपका ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हम A और B को जोड़े हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करता, पहले मैं लेता B और उसके साथ ऑर्डर में लेता A, तो कोई तकलीफ नहीं।
उसके साथ ऑर्डर में ले लेता मैं ए को। अब ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको b प्लस ए। अब b प्लस ए प्लस बी आर सेम थिंग, इट्स ए कम्यूटेटिव वन, नहीं? यस, b प्लस ए बी वही है। लेकिन सोचो कि अगर ये दोनों वेक्टर को मैं एक जगह से जोड़ता हूं, इस केस में रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज दिस, इस केस में रिजल्टेंट इज दिस, सेम चीज था, नहीं? अच्छा, अगर ये फिगर को मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करता हूं, देखो तो क्या हो रहा है। अच्छा, ये गंदा हो रहा है, इसको थोड़ा जो, हाँ, इसको लाके अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करता हूं तो क्या मिल रहा है, देखो a प्लस बी, ये b प्लस ये a। तो ये लॉ कहता है कि ठीक है, आप चाह के ऐसे ले सकते हो या फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो। लॉ कहता है कि a ले लो, a के साथ b को ले लो तुम एज को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब इनिशियल पॉइंट इज सेम, दोनों का इनिशियल पॉइंट बराबर है। फिर इन दोनों को लेके एक पैरेललोग्राम बनाओ, बना दिया, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, बन गया। अब ये जो पैरेललोग्राम बना, a और b का रिजल्टेंट निकालना है, तो ये यहां से यहां तक ऐसे जोड़ दो, दिस गिव्स यू द रिजल्टेंट। देखो, ये दो वेक्टर को ऐसे जोड़ के निकालना और ऐसे जोड़ के निकालना, बात तो एक ही है। सो पैरेललोग्राम लॉ इज नो वे डिफरेंट फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, लेकिन इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, शायद ही उस सिग्निफिकेंस को बुक में हाईलाइट किया गया है, कोई भी बुक में। बड़े काम का चीज है। मतलब अभी क्लियर हो गया कि अगर हमें दो वेक्टर को जोड़ना है तो या तो हम इन दोनों वेक्टर को ऐसे जोड़ सकते हैं या ऐसे जोड़ सकते हैं, नहीं, या फिर ऐसे करके ऐसे भी जोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ एक चीज हमें समझनी ये आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना, न्यूमेरिकल करने में काफी मदद मिलेगा। क्या है वो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, इसको बुक में एकदम हाईलाइट नहीं किया गया है। लोग बोलते हैं अरे ये मालूम है तो ये जानने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बात सही है, लेकिन उसका यूटिलिटी है। पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग देखिए कि अगर हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं ऐसे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो वी कैन डू इट लाइक दिस। दूसरा हुआ, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। इन दोनों वेक्टर को हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, वी हैव टेकन देम एज को इनिशियल वेक्टर्स, और तो फिर तो पहले उनका पैरेललोग्राम बनाएंगे, ऐसे ऐसे बन गया पैरेललोग्राम। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे होगा, नीचे से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचे होगा, नीचे से ऊपर, ऐसा गया है ना, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। थोड़ा नोटिस करिए कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड से ज्यादा दिख रहा है और ये एंगल दूसरे वाले एंगल से कम दिख रहा है। मतलब रिजल्टेंट मेक्स लेसर एंगल विथ a, लेसर एंगल विथ द बिगर मैग्नीट्यूड वेक्टर। ये पैरेललोग्राम लॉ से हमें देखने में मिल रहा है कि द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स लेसर एंगल विथ बिगर मैग्नीट्यूड वेक्टर। क्या स्वागत को समझ में आ रहा है? स्वागत को समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या देखें यहाँ पे, हम देखें कि R makes lesser angle with bigger magnitude vector। ये क्या काम में लगेगा? अरे बड़े काम की चीज है, जब न्यूमेरिकल करेंगे पता चलेगा। बड़े काम का चीज है, इस कंसेप्ट को मिस करके अगर न्यूमेरिकल करोगे तो 1 मिनट पे बनेगा ही नहीं, पकड़ लोगे तो मस्त से बनेगा। ओरल क्वेश्चन, R makes lesser angle with bigger magnitude vector। द कंट्रास्ट स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि it makes bigger angle with smaller magnitude vector, है ना, ये समझ में आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। R makes bigger angle with smaller magnitude vector, smaller angle with bigger magnitude vector। अच्छा, लेकिन if A और B दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अब सोचो वो
किसके साथ ज्यादा एंगल करेगा, ए के साथ कि बी के साथ? सेम एंगल। आर मेक्स इक्वल एंगल विथ वेक्टर ए एंड बी। यही स्टेटमेंट है, इसका सिग्निफिकेंस जो बुक में मिसिंग है, सारा बुक में मिसिंग है। अब देखोगे इसके ऊपर जब क्वेश्चन बनेगा तो किसी भी दूसरे तरीके से करना, कभी कभार नामुमकिन लगेगा, यूनिट कैलकुलेटर और ऑल दैट, और कभी कभार लगेगा कि लेंदी है, लेकिन ओरल क्वेश्चन बनेगा। क्या मैं आपको ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ समझा चुका हूं? Yes, sir. Now we'll have some questions on that. Okay? Let us do these questions. पूछा है what is relation between A, B and C. ध्यान से देखें तो यहाँ पर कौन कौन ऑर्डर में है। A के साथ C ऑर्डर में है, तो B तो उल्टा ऑर्डर में है। B शुरू हुआ A का टेल से, खत्म हुआ C के हेड पे। A and C ऑर्डर, B is in रिवर्स ऑर्डर, तो लिख सकते हैं B is equal to A plus C। क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. यस। तीसरे में देखिए, दूसरे में A and C ऑर्डर में है, C and B ऑर्डर में है, B and A ऑर्डर में है। गड़बड़ हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको C को थोड़ा, या किसी एक वेक्टर C की जगह कोई भी वेक्टर ले सकते हो, मैं C को ले रहा हूँ। चलो मैं कहूँगा व्हाट इज दिस वेक्टर, आई विल से अगर ये C है तो ये माइनस C है। अब देखिए तो B and A आर इन ऑर्डर, माइनस C इज इन रिवर्स ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं माइनस C इज इक्वल टू B प्लस A, कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ A प्लस B प्लस, ये माइनस C को उधर ले लो, प्लस C बन जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 इज द रिलेशन। ये फिगर में A माइनस C क्या है, थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये B है, ये A है, तो ये कौन सा वेक्टर है भाई? ये प्लस B है। और ये D है, ये C है, तो ये कौन सा वेक्टर है? ये D प्लस C है। इसका मतलब A प्लस B और D प्लस C कुछ अलग नहीं है, दे आर द सेम। तो हमें समझ में आ रहा है कि A प्लस B इज इक्वल टू D प्लस C, तो फिर A माइनस C क्या होगा? इट विल बी D माइनस B। समझ में आ रहा है क्या? D माइनस B। Is it understood? Yes, sir. Which of the following three displacements cannot bring a particle to starting point? हम जानते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टांट हरदम वो दो वेक्टर से ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा सम का। We have seen this statement, क्योंकि तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं ना, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलमोस्ट मोर देन द थर्ड साइड ऑलवेज, और कभी कभार अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ तो बराबर हो जाता है। रिमेंबर वी हैव सीन दिस डेफिनेशन। R क्या था? R was lying between A minus B and A plus B। ऐसा था कि नहीं था? ये था। अब देखो तो मतलब सम ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी मोर देन द थर्ड। बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट में वापस नहीं ला पाएगा, अगर वापस लाएगा तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म ए ट्रायंगल। ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसे आया। स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आने के लिए तीनों डिस्प्लेसमेंट मिलकर ट्रायंगल बनाना चाहिए। मतलब किसी भी दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। 2 plus 5 is more than 6, 5 plus 6 is more than 2, 6 plus 2 is more than 5, ये तो ला सकता है। ये 2 plus 3 is more than 4, 4 plus 3 is more than 2, 3 plus 2 is more than, हाँ तो ये भी हो रहा है। तीसरे केस में देखो तो 8 plus 3 is more than 4, ओके, बट 3 plus 4 तो more than 8 नहीं है। किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू a - b, ऐसे करके आना चाहिए। ये चीज जो दिमाग में हमारा आया उससे पता चला द सम ऑफ टू, इसमें क्या रीजन हो गया कि 4 plus 3 is not more than, is not more than, not equal to 8, तो ये नहीं हो सकता। C cannot be और क्या लिखेंगे? cannot bring
और कैन नॉट मेक जीरो डिस्प्लेसमेंट, कैन नॉट मेक जीरो डिस्प्लेसमेंट। व्हाई? क्योंकि तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। नेक्स्ट में two forces 20 Newton, each 20 Newton pull a body of 5 kg horizontally in directions of north and 30 degree north of east। ये है दो फोर्स, एक खींच रहा है नॉर्थ की तरफ, कितना फोर्स में 10 न्यूटन, दूसरा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसके साथ 30 डिग्री करेगा? नॉर्थ के साथ कि ईस्ट के साथ? ईस्ट के साथ। ईस्ट के साथ 30 डिग्री कर दिए। गुड, बढ़िया। ये 30 डिग्री, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। अब हमें पता करना है कि ये दोनों फोर्स जब बॉडी को खींच रहे हैं, हमें रोकना है उसको, तो रोकना। बोलना है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी हम पूछा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ओ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन पूछा है तो आसान हो गया। दोनों 10 न्यूटन का नहीं, 20 न्यूटन का क्वेश्चन में दिया है, दोनों 20 न्यूटन का फोर्स है। ये भी 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन। Two forces each 20 Newton pull a body of mass 5 kg horizontally in directions of north and 30 degree north of east। एक्सीलरेशन पता करना है। आप जानते हो कि नेट फोर्स कितना होगा? फॉर्मूला हमारे पास है। ये दो वेक्टर दिए गए, उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, और चाहे तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल डबल। लेकिन हमें तो टेबल याद है। क्या आपको टेबल याद है? टेबल में क्या था? When A and B are of same magnitude and the angle between them is 60 डिग्री, क्या होता था? √3 into k, मतलब अभी हो जाएगा मैग्नीट्यूड 10√3। आप कहोगे नेट फोर्स इज 10√3। ये कैसे हुआ सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। यस, ऐसे याद रखोगे तभी बनेगा, ठीक है, तभी बनेगा। याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो मास तो दिया है, कितना है? 5 kg, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास इट इज 2√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10√3 नहीं होगा, 20√3 होगा। 20 एंड 20 का 20√3 बाय 4 हो गया 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये 45 सेकंड्स पे बनने के लायक नहीं है? यस। अगला देखिए, two forces 10 न्यूटन and 10√3 न्यूटन pull a body towards north and east respectively। ये थोड़ा खतरनाक दिख रहा है। एक 10 न्यूटन है towards north, एक 10√3 न्यूटन है towards east। ये दोनों मिलके ये ईस्ट की तरफ खींच रहा है। ओहो, ये जो है ये ईस्ट की तरफ खींच रहा है और ये नॉर्थ की तरफ खींच रहा है। ये कोई ब्लॉक है और ये दिया है 10 न्यूटन, ये मिल रहा है 10√3 न्यूटन। पूछा है हमें रोकना है इसको, कितना फोर्स लगाएंगे? सोच के बताओ तो। हमारा जो फोर्स होगा कैसे होगा? ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा? ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा। कितना होगा? पहले देखेंगे कि ये दोनों मिलके ऊपर की तरफ क्या फोर्स बना रहे हैं। ऊपर की तरफ क्या फोर्स बना रहे हैं जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये रिजल्टेंट कौन सा डायरेक्शन में है। इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में है। ऐसे कौन सा लॉ में यूज किया? तो फिर ये अगर 10 है, ये 10√3 है, तो क्या आप नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बता सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स 10 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इज 20 न्यूटन। ये हो गया 20 न्यूटन। हमें अगर इस बॉडी को रोकना है, हमें उतने ही फोर्स में उल्टे तरफ में खींचना है, तभी जाके रुकेगा। द रिक्वायर्ड फोर्स इज दिस, जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 20 न्यूटन, और इसको वो फोर्स कैंसिल करना चाहिए। आवर अप्लाइड फोर्स मस्ट बी एबल टू काउंटर बैलेंस, टू कैंसिल आउट, टू नॉलिफाई द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। इन दोनों का रिजल्टेंट बोल गया 20 इधर को, तो हमें क्या फोर्स लगाना है? ये फोर्स लगाना है। रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टॉप इट, यू कॉल इट एफएस। एफएस क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट।
कितना होना चाहिए 20 न्यूटन होना चाहिए। किधर को होना चाहिए, ये जिधर को है उसका उल्टा, ये किधर को है, ये किधर को है जाने के लिए पहले एंगल पता करो। tan थीटा कितना है, it is coming out with this, that is 10 by 10 root 3 which is giving you theta is 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 होता है 1 by root 3। yes, ये 30 डिग्री है तो डायरेक्शन को क्या कहेंगे 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो क्या लिखेंगे, सो एफ नेट is 20 न्यूटन towards 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ, ये बात समझ में सबको आ गया। तो व्हाट शुड बी द स्टॉपिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स कितना होना चाहिए, सो स्टॉपिंग फोर्स which is minus of F net opposite to and equal to F net is same 20 न्यूटन towards, डायरेक्शन कोई बताएगा क्या, ये 30 हुआ तो ये भी तो 30 हुआ ना, हाँ 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, रोकने वाली फोर्स ऐसा होना जरूरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा, ये तो आप जानते हो। कब होता है ये थीटा, 0 डिग्री, 0 होगा तो a ऐसा है b ऐसा है तो रिजल्टेंट ऐसा होगा, है कि नहीं, a ऐसा है b ऐसा है, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस व्हिच इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। हाँ, थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब a माइनस b कब होगा, हाँ सबको समझ में आना चाहिए, बाकी लोग आंसर नहीं बोल रहे हैं। तो थीटा शुड बी 180 डिग्री, ऐसा कब होगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा, ए ऐसा है बी ऐसा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका स्क्वायर होल रूट ओवर दिस। तो ऐसा तब होता है when the angle is 90 डिग्री। यहां तक की 3 चीजें आपको याद रह गया, ये भी याद रह गया। आखिर वाला ये भी आप जानते हो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सारा बुक में दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तीनों बराबर होंगे। चलो देखते हैं, हम जानते हैं कि ए अगर ऐसा है, b अगर ऐसा है तो a प्लस बी ऐसा होता है, ये b है ये a है, ये a प्लस b है, तीनों बराबर है, मतलब किस किस्म का ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वेरी गुड। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, yes it is 180 minus 60 is 120 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है, yes। आगे नंबर 7, given a is equal magnitude of a is equal to magnitude of a plus b and a is perpendicular to a plus b, find angle between a and b। चलो ठीक, थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। दिया है कि a ऐसा है और a प्लस बी इसको परपेंडिकुलर है। आप जानते हो जो रिजल्टेंट a प्लस बी है वो कहां से शुरू होता है, फ्रॉम द टेल ऑफ a और हेड ऑफ a, टेल ऑफ a, मतलब a प्लस बी यहां से स्टार्ट होगा। दिया है कि a प्लस बी जो है वो a को परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। a के साथ b जोड़ो तो a प्लस बी होता है, तो b कैसे होगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, b कैसे होगा, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, क्योंकि ऑर्डर में लेना है भैया, ये भी है। हाँ, कुछ लोग उतारने में लगे हुए हैं, अच्छी बात है, बट दैट विल किल 2-3 years टू बी ए डॉक्टर। समझने पे ध्यान दो, उतारने वाली प्रैक्टिस करने वाली चीज आप कर लोगे, ठीक है, डॉक्टर तो बन ही जाओगे, लेकिन जितनी समय में बनना चाहिए उससे काफी ज्यादा समय ले लो। इन द क्लास यू लर्न
एंड प्रैक्टिस बाय योर ओन। छोटे बच्चे नहीं हो, और मुझे बढ़िया से मालूम है कोई भी बच्चा ये एज में डाइवर्टेड नहीं होता है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, सारा गड़बड़ी +2 तक होता है। यू विल नेवर फाइंड एनीवन कहीं। अब देखियो +2 फेल, +2 खराब क्या मिल जाएगा? BA फेल, BSc फेल, BCom फेल मिलता है, MSc फेल नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, वो जानते हैं उनको क्या करना चाहिए। थोड़ा सही तरीके से नहीं करने से क्या होता है कि ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ गाइडेंस जरूरी है। अगर कहा जाएगा कि 25 फुट की मिट्टी खोदोगे पानी निकलेगा, साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि एक जगह, और उतना नहीं बताया, पता चला 5-5 फीट करके 5 जगह खोद दिए, बोले सर मेहनत तो हो गया, 25 फुट का पानी तो नहीं निकला। गाइडेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, वी आर हियर फॉर गाइडेंस। तो क्लास में समझो, चीजों को ऐसा समझो कि पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। Once upon a time long back I was also a student, मैं पूरा क्लास में वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, मतलब कैमरा लेके नहीं, आंखों की कैमरा से दिमाग की हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग होता था, लिखता उखता कुछ नहीं था। क्लास से आया, बैठा, पूरा जैसे बोले थे वैसे लिख डाला, एंटायर चीज, ठीक है। इन माई नोट्स यू विल सरप्राइज टू हियर, मेरे इंजीनियरिंग के नोट्स तो अभी भी बच्चे घुमा रहे जेरस कर करके, कितने साल बाद। एक दिन लड़का डाउट लेकर आया और कहाँ से जेरस करके लाया है सर, ये थोड़ा कैसे बताओगा, बता दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरा हैंड राइटिंग कहाँ से लाया, मैं उससे लाया, वो जहाँ से लाया ना मैं उसको जानता हूँ, ना वो जहाँ से लाया उसको मैं जानता हूँ। घूम घूम के मेरे पास वापस आया मेरा नोट। मैं बोला मेरे को इसका एक कॉपी चाहिए, मैं रखना चाहता हूँ, है ना, तो दिया कि एक कॉपी रखा हूँ। एनीवे, तो नोट्स ऐसे बनाओ, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए एंड बी, अगर a प्लस बी एंड ए बराबर हो गए और दिया है कि एंगल 90 डिग्री है, तो क्या आपको ए और बी के बीच में एंगल मालूम है? ये एंगल कौन सा होगा, कितना होगा? खत्म। तो आपको हो गए एंगल बिटवीन ए एंड बी। किसको पूछूंगा वही बताएगा। नियर दी वॉल जो लड़की बैठी है, आंसर बताओ। माइक्रोफोन पकड़ के, मेरे को दूर से सुनाई नहीं देता, बरगढ़ काफी दूर है। हाँ, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? आवाज नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल है। गेट अ प्रोट्रैक्टर, पुट इट हियर एंड मेजर द एंगल। ए और बी के बीच में क्या एंगल है? 45 डिग्री। वही तो मैं बोल रहा हूं, क्यों आप बार बार लिखने में लगे हुए हो? बाकी लोग बताइए क्या होगा एंगल? समझ गए ना क्या डिफरेंस आ गया? एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। ठीक है, डोंट रिपीट द सेम अगेन। नथिंग टू फील गिल्टी, यू आर बीइंग गाइडेड। हम आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे। हाँ, तो ये बात है कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है? हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन मेजर करना होता है। ये एंगल है इज इक्वल टू 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। समझ में आया? लिख सकते हो, थोड़ा सा कुछ लिखो जाके, बाद में इसको एलाबोरेट कर देना है, पूरा मत उतारो। इफ C is midpoint of A and B, A and B are 2 points, C is midpoint। चलो ठीक है, ठीक है। पूछा है बताओ XYZ में क्या रिलेशन होगा, थोड़ा कोशिश करते हैं। मैं क्योंकि आंसर याद रखना है आपको, तो चलो X और Y को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो कहेंगे कि पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम बनाने के लिए A के साथ B को जोड़ना है, A के साथ ऐसे B को जोड़े, यहाँ पे जोड़ दिए, फिर ये जोड़ा है इसको तो कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर चेंज हो गया। अच्छा, और ये जो वेक्टर है इसको लाके ऐसे करो तो पैरेललोग्राम बन गया, खत्म कहानी। यहाँ पे ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम है नहीं, तो ये लाइन को एक्सटेंड किया, पैरेललोग्राम बनाया। क्या आप गेस कर सकते हो कि अगर मैं ये वेक्टर को एक्सटेंड करूंगा तो ये आके ऐसे पहुंचेगा? यस। क्या आपको ये मालूम है कि जो पैरेललोग्राम की केस में द टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मिड पॉइंट्स? हाँ सर, ये भी मालूम है।
इसका मतलब ये जितना लेंथ है, अगर ये भी उतना ही लेंथ है, मतलब इसी को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे पहुंचेगा। दे नॉट ओनली कॉट एट द मिड पॉइंट, दिस इज दे बाइसेक्ट। तो आप कहोगे ये लेंथ अगर जेड है तो ये वेक्टर कितना होगा, ये भी तो जेड ही होगा। मतलब यहां से यहां तक पूरा कितना हुआ, 2z। वो 2z कितना है, व्हाट इज दिस 2z, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ x एंड y। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वेक्टर x और वेक्टर y को जोड़ो पैरेललोग्राम लॉ से, तो ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे करके जोड़ देते हैं। ये बन गया रिजल्टेंट ऑफ x एंड y। ये रिजल्टेंट कितना हो गया, z का डबल। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इंटरसेक्ट, सॉरी बाइसेक्ट। समझ में आ रहा है? अगर ये z है तो ये भी z होगा। इसका मतलब आप कहोगे हियर 2z is equal to x plus y। तो what is the relation between x and y and z? You say z is equal to x plus y by 2। बड़े काम का चीज है भैया, ढंग से समझो इसको। बड़े खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, बड़े खतरनाक क्वेश्चन। मान लो कि पॉइंट P है, पॉइंट P से पॉइंट A का डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना x, y का डिस्प्लेसमेंट दिया है, B का डिस्प्लेसमेंट दिया है y, C का डिस्प्लेसमेंट क्या है z, A का वेलोसिटी क्या है dx by dt, B का वेलोसिटी क्या है dy by dt, तो C का वेलोसिटी क्या है पूछेगा। C का वेलोसिटी इज, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, dz by dt इज इक्वल टू dx by dt प्लस dy by dt by 2। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान रहे, बाद में काइनेमेटिक्स में हम यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ C इज वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B by 2। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दिए। तो मैं तो बेस बना रहा हूँ जिसको मैं यूज करूंगा ओरल क्वेश्चन में। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉल रखा है, ये बॉल रखा है, यहाँ पर कोई एक प्लांक रखा है और ये प्लांक को कोई खींच रहा है, इधर को 6 मीटर पर सेकंड में, और ये इधर को खींच रहा है मान लो समथिंग लाइक 2 मीटर पर सेकंड में, और ये रोल करते हुए जा रहा है दोनों के बीच में। बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का सेंटर कहाँ है, मिड पॉइंट में। ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है 6, इसका कितना है 2, तो इसका कितना होगा 6 + 2 by 2। ये अगर ये 2 इधर होने की जगह इधर होता तो 6 - 2 by 2 हो जाता 2 मीटर पर सेकंड। यूज करेंगे वक्त आने पर, अभी तो फिलहाल आप बेस बना रहे हैं, उसको याद रखो। अगर A एंड B दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर्स मालूम है x एंड y, तो उनका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है x + y by 2। समझ में आ रहा है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए मैन मूव 70 मीटर टू ईस्ट एंड 32 मीटर टू नॉर्थ वेस्ट, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। कोई ईस्ट की तरफ गया 70 मीटर, फिर गया किधर को 32 मीटर, इधर नॉर्थ वेस्ट, मतलब ऐसे ऐसे गया 32 मीटर नॉर्थ वेस्ट। पूछा है बताओ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट है कितना 70, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है कितना 30√2, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, अगेन द सेम गर्ल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर S1 एंड वेक्टर S2। S1 है ये वेक्टर, S2 है ये वेक्टर, सेम डॉक्टर। हाँ सर बोलो क्या होगा एंगल। S1 वेक्टर और S2 वेक्टर, S1 वेक्टर है ये, S2 वेक्टर है ये, S1 और S2 के बीच में एंगल कितना है 135। यस। डॉक्टर जी के घर में देर है अंधेर नहीं है, एनीवे स्लोली, ठीक, इट इज 135 डिग्री। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप फॉर्मूला लगाओगे S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 cos 135 का होल रूट ओवर, ऐसा, और निकालोगे तो मिलेगा 50 मीटर्स। cos 135 होता है -1/√2, वैल्यूज याद रखा करो।
In a river, velocity of flow is vf. दिया vf वेक्टर. A man can swim with velocity vs with respect to water. पानी में स्विम कर सकता है vs स्पीड में. Choose the wrong statements. When he swims perpendicular to flow, his speed is this. True है कि false है? देखो पानी ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? इन दोनों का सम का रिजल्ट है. दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ये ट्रू है. करेक्ट. तो दूसरे केस में he swims in direction of flow, his velocity is vs plus vf. True or false? True. ये भी ट्रू है, ये भी समझ में आ रहा है. When he swims in the opposite direction of flow, his velocity is vs minus vf. फंडामेंटल क्वेश्चन दिए जानने के लिए. ट्रू है कि फॉल्स है? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रहा है, ऐसे आदमी जा रहा है ऐसे. इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? क्या यार, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जा रहा है तो vs प्लस vf हुआ वेलोसिटी. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? बोलो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, इसलिए तो दिया. इस केस में बताओ v नेट जो था वो क्या था? vs प्लस vf का रिजल्टेंट है कि नहीं? इस केस में अरे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या डिपेंड करता है कि किस एंगल है. vs प्लस vf निकालना है. इस केस में भी जो v नेट निकलेगा वही vs प्लस vf भी होगा. हर एक केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ स्विम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो. स्पीड पूछा होता तो इसका स्पीड माइनस इसका स्पीड करते नहीं, लेकिन वेलोसिटी पूछा है तो ये स्टेटमेंट बन गया फॉल्स. यही गलत है. क्या लिखना चाहिए था? even when he swims in opposite direction of flow, his velocity is vs plus vf. स्पीड कितना? vs का मैग्नीट्यूड माइनस vf का मैग्नीट्यूड. वेलोसिटी इज vs plus vf in any direction. वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, नदी में वो किसी भी डायरेक्शन में स्विम करे, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इज सम ऑफ द टू वेलोसिटीज. समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. बढ़िया. नेक्स्ट, फाइंड a प्लस b प्लस c. तीन वेक्टर दिया हुआ है. दिया है कि a का मैग्नीट्यूड l है, b का मैग्नीट्यूड भी l है, ये स्क्वायर है. तो a प्लस b प्लस c करना. ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं. तीनों को जोड़ना है. पहले a और b को जोड़ते हैं. a और b को जोड़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ से. तो कैसे जोड़ेंगे बताओ? पहले बताओ तो अगर a का मैग्नीट्यूड l है, b का मैग्नीट्यूड l है, c का मैग्नीट्यूड क्या है? c का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ c. कितना है वो? लेंथ ऑफ c इज √12. ये l है, ये l है, तो √12. c का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी √12 है. अगर a और b को जोड़ेंगे, सोचो ये a है, ये b है, और ये दोनों का वैल्यू अगर l है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा भैया? l² प्लस l² होल √12 पैरेललोग्राम लॉ से. क्या आपको दिख नहीं रहा है कि a को b के साथ अगर जोड़ देंगे b प्लस a c के बराबर है? हाँ, a प्लस b और c दोनों बराबर है. क्लियरली आपको दिखना चाहिए. यहाँ पर लिखना चाहिए कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, और मैग्नीट्यूड क्या? पूरा का पूरा वेक्टर. यहाँ पर तो a प्लस b इज इक्वल टू c है कि नहीं? अच्छा, तो a प्लस b प्लस c मतलब क्या हो गया? सो a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड मतलब 2c का मैग्नीट्यूड. जबकि c का मैग्नीट्यूड कितना है? √12. तो 2c का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2√12. क्या बात समझ में आ रहा है? पात्र बाबू को बोल दो कि सर बोल देते थे, तुमको मिस कर रहे थे. कहाँ गया हो? तो सर पात्र. अच्छा, इधर बैठा है क्या?
तो लास्ट क्लास चश्मा नहीं पहना था? पहना था। तो मैं शायद मैं नहीं पहना था, मेरे को दिखाई नहीं दिया ठीक से। सर एक और समझा दीजिए। इसको और एक बार समझाएंगे। मतलब क्यों आप पूछ रहे हो? मेरा मतलब समझ में नहीं आया कि मेरा वॉइस बहुत अच्छा लग रहा है कि दोबारा सुनेंगे सर? क्या लग रहा है? देखो भाई, अगर ए और बी को हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा डीबी, वो वेक्टर को क्या कहोगे? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी सी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 2c। सी का मैग्नीट्यूड क्या है? √12। तो ये हो गया 2√12। फाइन। नंबर 11, नंबर 12, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए एंड सी इज एफ, ए और सी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, वो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है। मतलब ये इसको खींच रहा है इसमें। अच्छा, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच में एफ है तो इन दोनों के बीच में भी तो एफ ही होगा। सो सिंपल है। आपको पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी। अच्छा, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो आप क्या कहोगे? जो नेट फोर्स है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होने से नेट फोर्स क्या होता है? √3 के। एंगल 60 डिग्री दिया ना, है ना? √3 के, तो कितना हो जाएगा ये? √3f टुवर्ड्स कौन से डायरेक्शन में? अब लगाओ पैरेललोग्राम लॉ, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट कैसे होगा? बीचों बीच होगा। होगा कि नहीं होगा? ये नेट फोर्स दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये बीचों बीच होगा, तो ये 30 डिग्री है। तो व्हाट विल से? टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 45 सेकंड में करना है, दिमाग नहीं लगाना है। इतना प्रैक्टिस रहेगा कि फटाफट आंसर लिखोगे। और ये कंसेप्ट कहां यूज होगा? ये बोलो कि कहां यूज नहीं होगा। इट मे बी ए केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट मे बी ए केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स, इट मे बी ए केस ऑफ ग्रेविटेशन, कहीं भी यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 30 न्यूटन 30 डिग्री टुवर्ड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझ में आया? नेक्स्ट, two forces 10 न्यूटन each pull a body towards 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट एंड 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या खतरनाक क्वेश्चन है। चलो थोड़ा देखते हैं कैसा दिख रहा है। दो फोर्स कोई बॉडी को खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं? एक खींच रहा है किधर को? टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। ये ठीक है, ये है 30 डिग्री। कितना फोर्स है? 10 न्यूटन ईच, ये 10 न्यूटन है। दूसरा कैसा है? 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ की तरफ 40 डिग्री, मतलब कुछ ये कुछ ऐसा है। ये है 40 डिग्री, ये भी 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है, लेकिन एंगल 40 डिग्री है। पूछा है रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? ऐसे पूछा है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा, और ये दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होने के कारण रिजल्टेंट दोनों का बीचों बीच होगा। When the vectors are equal, पैरेललोग्राम लॉ कहता है, देखो लॉ ऑफ इम्पोर्टेंस यहाँ पर समझ में आएगा आपको। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर के साथ बराबर एंगल करेगा। ये 10 है, ये 10 है, तो रिजल्टेंट जो होगा दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा। लेकिन उससे पहले पता तो करें कि ये पूरा एंगल कितना है। ये 40 है, तो ये 50 है, ये 60 है, इट इज 110 है कि नहीं? तो अब ये इसके साथ करेगा 55, इसके साथ करेगा 55, 30 के साथ 55 करेगा तो बन जाएगा रिजल्टेंट 85। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो जाएगा और ये एंगल बन जाएगा 85 डिग्री। सॉरी ये एंगल हो जाएगा 55 डिग्री। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये छोटा सा एंगल क्या होगा? 5 डिग्री, क्योंकि पूरा होता है 90 ना। 55, ये 30, 85 प्लस 5 90।
तो क्या कहोगे, जो नेट फोर्स होगा ये क्या एंगल होगा, कौन सा डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स इज 5 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आंसर क्या हो गया, 5 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस, 5 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे मैं करवाया। अब सारा क्वेश्चन को बोर्ड पे प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यू कैन गेट हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको सब क्वेश्चंस को करना चाहिए और करते वक्त ध्यान देना है कि क्वेश्चंस आर ऑफ योर स्टैंडर्ड। दूसरी ध्यान ये देना है कि आप स्पीड ज़्यादा रख रहे हो। नॉलेज कैन बी अपग्रेडेड ओवरनाइट बट नॉट योर स्पीड। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए महीनों लग जाएंगे। नॉलेज बढ़ाने के लिए अभी मालूम नहीं था, बोल दिया, पता चल गया, नॉलेज तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अपग्रेड हो गया। स्पीड पे आप ज़्यादा ध्यान दो एंड दैट टू व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे पहले डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है, इतने नंबर से ये क्वेश्चन करना है, फिर बैठ गए करने के लिए। ऐसे नहीं कितनी समय में करना है। अच्छा ये तो 30 क्वेश्चन हुआ, 30 क्वेश्चन को मुझे एग्जाम में मिलेगा 30 मिनट, पहले मैं 30 मिनट में करता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि मैं कितना किया। 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में करने की कोशिश किया, बना 5, 25 नहीं बना। कभी कभार होता क्या है कि 30 क्वेश्चन को हम लोग 5 घंटे में करते हैं, पता चला 25 बन जाते हैं, फिर हमको लगता है कि हाँ हमें तो आता है। ऐसा नहीं, स्पीड बढ़ाना। ठीक है, अगर फास्ट अटेम्प्ट में आप ऐसे करना चाहते हो तो जो भी बुक्स, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, अक्सर आप पहली बार जब उसको प्रैक्टिस करते हैं बच्चे उसके ऊपर लिख ला देते हैं, डोंट राइट एनीथिंग, राइट इन ए रफ कॉपी। अब आपको लगा कि हाँ ये मैं सारा कर लिया, फिर किसी दूसरे दिन कोई एक नाइस डे मॉर्निंग में बैठो और उसका 30 क्वेश्चन जो आप कर चुके हो उसको 30 मिनट में करके देखो। खाली नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्सर बच्चे प्रैक्टिस करते वक्त बुक के ऊपर लिख देते हैं, तो दोबारा करने की कोशिश करते हो, सबको पता चला सारा आंसर दिख रहा है, याद है। सो डोंट राइट। अगर करोगे इसे लिखने की आदत है तो यूज पेंसिल्स और उसको साफ करो। साफ करो, साफ करने के बाद ऐसे करो कि जैसे पता ना चले कि हाँ यहाँ पर दागी दिए थे। साफ करो और उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किसको करना है, जो क्वेश्चन आपको आता है, जो नहीं आया पहली बार देखे तो उसमें से लर्निंग है और स्पीड बढ़ाना है प्रैक्टिस करके। जो चैप्टर आप कर चुके हो जिस बुक से, वो बुक का सारा क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, तो बैठो 30 क्वेश्चन लेके देखो 30 मिनट में होता है क्या। नहीं हुआ तो करने का क्या फायदा हुआ, एग्जाम में तो नहीं होगा, है ना। एक आदमी बोला कि मैं 12 साल से कार खरीदा हूं, मेरे कार पे खरोच भी नहीं लगा है। अरे यार क्या मस्त ड्राइवर है। कोई उसके घर में चेक करने गया तो देखा कि वो कभी कार को गैरेज से निकाला ही नहीं, अंदर ही रखा है, तो खरोच कैसे लगेगा। ऐसा नॉलेज किस काम का। कार में खरोच नहीं लगेगा ऑब्जेक्टिव नहीं है, चलाते वक्त नहीं लगेगा वो ऑब्जेक्टिव है। तो स्पीड बढ़ाना है और कैलकुलेशन एक्यूरेसी बढ़ाना है, जल्दी जल्दी सोच पाना है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करोगे टाइम लिमिट में तो चीज़ें बनेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।